देखा काशीनाथ, तूने कहा था तू कात्या के यहाँ कुत्ता बनकर नहीं रहना चाहता, लेकिन अब देख, तेरा बाप कुत्ता बनकर मेरे सामने तुम हिला रहा है। जब 100 बच्चे मां के पेट में मरते हैं तो चंगेजा का एक दुश्मन पैदा होता है। नाम है महाकाल। काली का पुजारी हूं मैं। लिबास भी काला, धंधा भी काला, और दुश्मनों को जो कफन पहनाता हूं वो भी काला। अपना उसूल कहता है हर गलती की सजा मौत है, सिर्फ मौत। अभी आप जिनकी दमदार आवाज और जानदार डायलॉग से दो चार हुए हैं, वो है बॉलीवुड की कातिया यानी डैनी डेंजोंगपा। हमारे साथ काम करोगे तो नाम होगा तुम्हारा, इनाम मिलेंगे, रुपए पैसा मिलेगा, इज्जत होगी तुम्हारी और लोग डरेंगे तुमसे। लेकिन सिक्किम जैसे छोटे राज्य से निकलकर बॉलीवुड में अपने लिए एक खास जगह बनाना ऐसा था जैसे कांटों भरे रास्ते पर नंगे पैर चलना। डैनी ने सारी मुश्किलों का सामना किया। क्या आपको पता है कि अभिनेता बनने का सपना देख रहे डैनी को उनके चेहरे और नॉर्थ ईस्ट का होने की वजह से उन्हें चौकीदार की नौकरी ऑफर की गई। छोटी छोटी आंखें और चेहरे की वजह से लोग उन्हें चीना कहकर चिढ़ाने लगे, लेकिन डैनी ने इसको कमजोरी मानने की बजाय इसे अपनी मजबूती में बदल दिया और कर दिया कांचा चीना का ऐसा रोल कि जिसे आज भी लोग याद करते हैं। सांप तो मर गया, अब उस न्योले की बारी है जिसने दोस्ती करके सपेरे को डसने की कोशिश की। आर्मी में जाने की चाहत रखने वाले डैनी के गांव में कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें आर्मी में नहीं जाने दिया गया और वो मुड़ गए फिल्मों की तरफ। इसके बाद फिल्मों में हीरो बनने आए डैनी बन गए ऐसे खतरनाक विलेन जिसे देखकर दर्शकों की रूह कांप जाती और डर के मारे हालत खराब हो जाती थी। इस वीडियो में बात करेंगे आखिर किस वजह से डैनी को मीना कुमारी ने अपना बच्चा कहा, क्यों जानबूझकर डैनी ने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म करने से इनकार कर दिया, क्यों डैनी की सलमान खान से ऐसी बहस हुई कि दोनों ने सालों तक एक दूसरे का मुंह नहीं देखा, क्यों डैनी ने शोले फिल्म का मशहूर गब्बर का किरदार करने से मना कर दिया। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। क्यों लिव इन और उसके बाद ब्रेकअप के बाद भी परवीन बॉबी डैनी को छोड़ नहीं पा रही थी और दूसरी लड़की के सामने ही पहुंच जाती थी डैनी के बेडरूम में। और डैनी को लेकर जया बच्चन ने ऐसा क्या कह दिया था जिसके बाद उन्होंने कभी भी अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं किया। ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में और साथ ही जानेंगे डैनी के फिल्मी सफर और कुछ अनकहे अनसुलझे किस्सों के बारे में। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड सिने बायोग्राफी के इस एपिसोड में। हमारे साथ काम करोगे तो नाम होगा तुम्हारा, इनाम मिलेंगे, रुपए पैसा मिलेगा, इज्जत होगी तुम्हारी और लोग डरेंगे तुमसे। डराकर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया। इससे पहले कि डैनी डेंजोंगपा के बारे में बात करें, आइए पहले जानते हैं उनके शुरुआती जीवन के बारे में। हिंदी सिनेमा के महान खलनायकों में से एक डैनी डेंजोंगपा का जन्म 25 फरवरी 1948 को सिक्किम युक्सम गांव में हुआ था। डैनी की पिछली 14 पीढ़ियां मोंग थी। मोंग यानी बौद्ध साधु। डैनी के 7 भाई और 4 बहनें हैं, जिनमें डैनी सबसे छोटे हैं। डैनी की सबसे बड़ी बहन और उनके बीच 42 साल का फासला है। डैनी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे। उनकी शिक्षा बिरला विद्या मंदिर और सेंट जोसेफ कॉलेज दार्जिलिंग में हुई थी। सिक्किम जैसे छोटे राज्य से निकलकर डैनी ने बॉलीवुड में अपना एक अलग नाम स्थापित किया, लेकिन शायद ही ये बहुत लोगों को पता हो कि डैनी फिल्मों में नहीं बल्कि आर्मी में जाना चाहते थे। उनके फिल्मों में आने और रूह कंपा देने वाली खलनायकी करने के पीछे की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। ये उन दिनों की बात है जब इंडिया और चीन के बीच युद्ध चल रहा था। डैनी के गांव के कई लड़के इस युद्ध में मारे गए थे। उनकी लाशें गांव लाई गई और पूरे गांव में सामूहिक शोक मनाया गया। इन घटनाओं के बाद भी डैनी का जोश कम नहीं था, लेकिन वो माँ की ममता के आगे कुछ न कर सके। दरअसल इस घटना के बाद डैनी की माँ डर गई। वो नहीं चाहती थी कि डैनी आर्मी में जाए, क्योंकि वो लाशें अभी भी उनके जहन में एक बुरे सपने की तरह तैर रही थी।
इसीलिए अब उनकी माँ ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। माँ की बात थी, इसलिए डैनी ने भी जिद नहीं की और उन्होंने आर्मी में जाने की जिद छोड़ दी। उन दिनों पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट, जिसे अब FTII के नाम से जाना जाता है, वहाँ दाखिले की प्रक्रिया चल रही थी। डैनी को सिंगिंग में दिलचस्पी थी, साथ ही वो बांसुरी भी अच्छी बजाते थे, इसलिए वो आर्मी में न जा पाने के बाद अपना करियर म्यूजिक में बनाने के बारे में सोचने लगे। लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी, FTII में म्यूजिक तो सिखाया जाता था मगर वो एक्टिंग कोर्स का हिस्सा था, इसलिए डैनी ने एक्टिंग कोर्स में ही एडमिशन ले लिया। ये पहला कदम था जो अनजाने में डैनी ने फिल्मी दुनिया की ओर बढ़ाया था। हालांकि वो फिल्मी दुनिया में जाने के लिए सही रास्ते पर तो थे, लेकिन ये सफर काफी मुश्किलों भरा था, जिसका अंदाजा उन्हें नहीं था। नॉर्थ ईस्ट से होने की वजह से डैनी को बहुत अपमान सहना पड़ा। FTII पहुँचे तो लोग उन्हें चीनी समझकर उनके ऊपर पत्थर फेंकते थे, साथ उन्हें चीना चीना कहकर भी चिढ़ाया जाता था, इसलिए उन्होंने बाहर निकलना बंद कर दिया। वो हॉस्टल में बैठकर दिन भर फिल्में देखा करते थे। FTII में डैनी की मुलाकात जया बच्चन से हुई, जो उनकी क्लासमेट थी। ओरिएंटेशन वाले दिन जब सभी नए बच्चे खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जब डैनी ने यहाँ अपना ओरिजिनल नाम शेरिंग फिंस्टो डेनजोंगपा बताया तो किसी को उनका नाम समझ ही नहीं आया। हालांकि समझ ना आने के बाद भी ये चीज मजाक का विषय बन गई। इसी दौरान जया बच्चन ने उन्हें एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि आपको अपने लिए एक आसान सा नाम चुनना चाहिए, जिसे बोलने में बाकियों को आसानी हो। तो इस तरह से शेरिंग फिंस्टो डेनजोंगपा बन गए डैनी। जो कपड़ों पर रंग चढ़ा दे उसे रंग रेजा कहते हैं, और जिंदगी पे जो मौत का रंग चढ़ा दे उसे चंगेजा कहते हैं। डैनी अब फिल्मों की तलाश में मुंबई में चक्कर लगाने लगे थे। एक दिन की बात है जब डैनी को मालूम चला कि फिल्म डायरेक्टर मोहन कुमार की फिल्म आप आए बहार आए के लिए कुछ नए चेहरों की तलाश की जा रही है, तो डैनी उनसे मुलाकात करने के लिए मुंबई में जुहू स्थित उनके बंगले पर चले गए। बंगले पर सिक्किम से कई गार्ड थे। उनकी डैनी से अच्छी बातचीत हो गई, जिसके बाद उन्होंने डैनी को बंगले में अंदर जाने दिया। डैनी अंदर गए तो मोहन कुमार उनसे मिले। डैनी ने उनसे बताया कि वो एक्टर बनना चाहते हैं। मोहन कुमार ने जब ये बात सुनी तो जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने डैनी से कहा, मेरे बंगले में गार्ड की नौकरी है, वो करोगे? भले ही डैनी को उस समय कोई नहीं जानता था और उन्हें काम की तलाश थी, लेकिन उन्हें अपनी इस बेइज्जती का बहुत बुरा लगा। जिसके बाद उन्होंने मोहन कुमार से कहा, एक दिन मैं इतना बड़ा स्टार बनूंगा कि आपके बंगले के बगल में मेरा बंगला होगा। डैनी की ये बात आगे चलकर सच साबित हुई। दिन बीते और फिर साल, और इसके बाद डैनी एक एक करके सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए। अब वो दिन आ ही गया था जब सक्सेस पाने के बाद उन्होंने मोहन कुमार के बंगले के बगल में ही अपना बंगला बनाकर उन्हें करारा जवाब दिया। डैनी ने फिल्मी करियर की शुरुआत 1971 में आई फिल्म मेरे अपने से की थी। इस फिल्म में डैनी ने पॉजिटिव किरदार निभाया था। बकौल डैनी मेरे अपने नाम से बन रही ये फिल्म उन्होंने इसलिए साइन की क्योंकि इसमें उनकी पसंदीदा एक्ट्रेस मीना कुमारी के साथ काम करने का उन्हें मौका मिल रहा था। इस फिल्म से जुड़ी अपनी यादें शेयर करते हुए डैनी कहते हैं, मीना कुमारी मुझसे कहती, तू तो मेरा असली बच्चा है, तेरी नाक बिल्कुल मेरे जैसी है। इसके बाद साल 1973 में उन्होंने B.R. चोपड़ा की फिल्म धुंध में पहली बार नेगेटिव कैरेक्टर प्ले निभाकर सबका ध्यान खींचा। इस फिल्म में उन्होंने जीनत अमान के अब्यूसिव पति ठाकुर रंजीत सिंह का रोल किया था। इस रोल के लिए उन्हें ढेर सारी तारीफ मिली। इस फिल्म में सफल रहने के बाद अब उन्हें कालीचरण, देवता, काला सोना, चोर मचाए शोर, पापी, बंदिश, फकीरा, द बर्निंग ट्रेन जैसी मुख्य धारा की हिंदी फिल्मों में भी काम मिलने लगा। जनता ने भी उनके काम को खूब सराहा और स्वीकार किया। हालांकि डैनी को हिंदी फिल्म हीरो नहीं बनना था, इसलिए या तो वो शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा और तमाम टॉप स्टार्स के भाई का रोल करते या फिल्म के विलन का। यहाँ से भागना उतना आसान नहीं जितना कि देखने में लगता है। जब बात सबसे खूंखार विलन की हो तो आंखों में गब्बर सिंह का सीन नाचने लगता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म शोले में अमजद खान के द्वारा निभाया गया रोल डाकू गब्बर सिंह पहले डैनी को मिला था, जिसे उन्होंने ये कहकर नकार दिया था कि उनके पास समय नहीं है। दरअसल जब उन्हें शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने फिल्म ऑफर की, तब वे फिरोज खान की फिल्म धर्मात्मा साइन कर चुके थे। फिरोज खान ने अफगानिस्तान में शूटिंग की परमिशन ले ली थी, इसलिए शूटिंग भी टाली नहीं जा सकती थी। ऐसे में डेट्स की कमी के चलते उन्हें गब्बर का रोल ठुकराना पड़ा। डैनी ने बाद में दिए इंटरव्यू में इस मसले का जिक्र करते हुए कहा कि वो भी गब्बर का किरदार निभाना चाहते थे, मगर वो अपनी बात से मुकर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने शोले नहीं की। बाद में गब्बर सिंह का रोल अमजद खान ने किया।
डैनी ने अमजद खान को गब्बर के किरदार में देखकर कहा कि अमजद खान का जन्म ही गब्बर का रोल करने के लिए हुआ था, यानी उनके अलावा ये रोल कोई और नहीं कर सकता था। हालांकि शोले में अमजद खान के गब्बर बनने का फायदा डैनी को भी पहुंचा। डैनी बताते हैं कि उन दिनों फिल्म के हीरो को 12 लाख रुपए मिलते थे। शोले के बाद विलन का रोल करने वाले अमजद खान को 11 लाख रुपए मिलने लगे थे। अमजद के बाद सबसे चर्चित विलन डैनी थे, इसलिए फीस हाइक का फायदा डैनी को भी पहुंचने लगा था। तमाम फिल्मों में विलन का दमदार रोल अदा करने वाले डैनी अमिताभ बच्चन के साथ काम करने से बचते थे। हालांकि वो जया बच्चन के अच्छे दोस्त थे और बैचमेट भी थे, फिर भी उन्होंने अमिताभ के साथ काम करने से परहेज किया। डैनी से इसके पीछे की वजह पूछी गई तो डैनी ने कहा, मैं जानबूझकर खुद को अमित जी के साथ काम करने से रोकता था। मुझे लगता था कि ये बहुत बड़ा स्टार है जिसे इंडस्ट्री के बेस्ट रोल्स मिलते हैं। अगर हम एक फ्रेम में भी रहेंगे तब भी इसके सामने मुझे कोई नहीं देखेगा। अगर वो फिल्म चल गई तो सारा क्रेडिट अमिताभ बच्चन को मिलेगा, मगर पिट गई तो इसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। लोग मुझे ही दोष देंगे। मैं मनमोहन देसाई जी को मना करता रहा कि मुझे अमित जी के साथ फिल्म में मत लीजिए। उन्होंने मुझे कूली और मर्द समेत 4 फिल्में ऑफर की थी, मगर मैंने नहीं की। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने अमिताभ के साथ कोई फिल्म नहीं की। डैनी बस चाहते थे कि अगर वो किसी मशहूर एक्टर के साथ काम करे तो उनका रोल भी दमदार होना चाहिए। आगे मुकुल आनंद ने अमिताभ बच्चन के साथ डैनी को अग्निपथ ऑफर की। डैनी नरेशन सुनकर समझ गए कि इस फिल्म में उनका रोल ऐसा है कि उसे कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा। जब फिल्म में डैनी के कैरेक्टर के नाम की चर्चा हो रही थी तब उन्होंने खुद कांचा चीना नाम सुझाया। ये नाम उन्होंने अपने स्कूल टाइम को सोचकर रखा, क्योंकि उन्हें स्कूल में सब चीना चीना कहकर चिढ़ाते थे। मॉरिशस में अग्निपथ के पहले शेड्यूल की शूटिंग शुरू हुई। डैनी अपने मेकअप और कॉस्ट्यूम के साथ सुबह 8:30 बजे शूटिंग के लिए रेडी थे, मगर उन्हें अब तक अपने डायलॉग्स नहीं मिले थे। अमिताभ बच्चन के साथ पहली बार शूटिंग करने को लेकर डैनी नर्वस थे। उन्होंने आसपास खड़े असिस्टेंट्स पर चिल्लाते हुए अपने डायलॉग्स शीट की मांग की। उनकी आवाज सुनकर अमिताभ बच्चन भी वहाँ चले आए। उन्होंने डैनी से कहा कि उन्हें भी अभी अभी डायलॉग शीट मिली है, उससे दोनों लोग मिलकर रिहर्सल कर सकते हैं। इसके बाद माहौल एकदम चिल हो गया। आगे अमिताभ और डैनी ने मुकुल आनंद की हम और खुदा गवाह जैसी फिल्मों में भी साथ काम किया। फिल्मों की ही तरह डैनी की लव लाइफ भी खूब चर्चित रही। 70 के दशक में करीब 4 साल तक डैनी और अभिनेत्री परवीन बाबी का अफेयर रहा। दोनों बिना शादी लिव इन में साथ ही रहते थे, जो उस वक्त बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। डैनी की माने तो उनका ब्रेकअप आपसी सहमति से हुआ था और दोनों इसके बाद भी अच्छे दोस्त थे। हालांकि ब्रेकअप के बाद भी परवीन बॉबी इन्हें छोड़ नहीं पा रही थी। एक इंटरव्यू में डैनी बताते हैं कि ब्रेकअप के बाद परवीन उन्हें अक्सर डिनर पर बुलाती थी, लेकिन उस वक्त तक उनकी गर्लफ्रेंड कोई और बन चुकी थी। पैकअप के बाद मैं जब घर पहुंचता था तो परवीन बेडरूम में VCR पर मूवी देखती मिलती थी। मैंने कई बार उसे ऐसा करने को मना किया, लेकिन वो कहती थी कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। डैनी ने इसकी शिकायत परवीन बॉबी के नए बॉयफ्रेंड महेश भट्ट से भी की और कहा कि वे परवीन को समझाएं कि ऐसे कभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के घर जाना सही बात नहीं है। इसे कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती। दिन बीतते गए। साल 1990 में डैनी ने सिक्किम के शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाली गावा से शादी कर ली। डैनी ने 42 साल की उम्र के बाद शादी की। शादी के बाद डैनी और गावा 2 बच्चों के पेरेंट्स बन गए थे। उनकी बेटी का नाम पेमा डेंगजोंपा है। हालांकि पेमा डेंगजोंपा पिता की तरह लाइमलाइट में नहीं रहती है, उन्हें लाइमलाइट से दूर रहना पसंद है। वहीं गावा और डैनी का एक बेटा भी है जिसका नाम है रिनजिंग डेंगजोंपा। डैनी ने 90 के दशक में 1942 अ लव स्टोरी, क्रांतिवीर और घातक जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया। 1997 में उन्हें एक हॉलीवुड फिल्म ऑफर हुई, 7 Years in Tibet नाम की इस फिल्म में डैनी ने हॉलीवुड सुपरस्टार ब्रैड पिट के साथ काम किया। इसके बाद से उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। उन्होंने कुछ गिने चुने चैलेंजिंग टाइप के किरदार निभाने शुरू किए। इस कड़ी में उन्होंने फ्रोजन और एंथिरन जैसी फिल्मों में काम किया। एंथिरन, जिसके हिंदी वर्जन को रोबोट नाम से जाना गया, इसमें उन्होंने एक साइंटिस्ट का किरदार निभाया था। डैनी को आखिरी बार कंगना रनौत स्टारर फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में देखा गया था। डैनी फिल्मों के अलावा रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट और ब्रुअरीज भी चलाते हैं। ब्रुअरीज यानी बियर बनाने और बेचने का काम। उनकी ब्रुअरी में बनी बियर सिक्किम, ओडिशा और गुवाहाटी में खूब पसंद की जाती है। जब डैनी फिल्मों में काम नहीं करते तो सिक्किम में अपने गांव चले जाते हैं। वहाँ उनका एक बड़ा सा फार्म हाउस भी है जहाँ वो फल और सब्जियाँ उगाते हैं। डैनी का मुंबई के जुहू इलाके में बड़ा सा बंगला है जिसका नाम है डी जोंगरिला। 77 साल के डैनी हिंदी के साथ नेपाली, तमिल,
तेलुगु और हॉलीवुड फिल्मों में भी अभिनय कर चुके हैं। उन्होंने साल 1990 तक ही करीब 190 फिल्मों में काम कर लिया था। आज भी डैनी का नाम आते ही एक खूंखार विलन की छवि बन जाती है। डैनी फिल्मों में क्राइम की दुनिया के वो बेताज बादशाह रहे हैं जिसकी चमक और धमक किसी हीरो के बराबर रही। भले ही वो फिल्म के आखिर में मार दिए जाते हो, लेकिन पूरी फिल्म में उनका आतंक दिखता था, जो बताने के लिए काफी है कि फिल्मों में उनकी क्या अहमियत थी। बॉलीवुड सिनेबायोग्राफी की पूरी टीम डैनी के सुनहरे और श्री भविष्य की कामना करती है और आशा करती है कि वो एक बार फिर से दोबारा उसी धमक के साथ बॉलीवुड में वापसी करे। आपको डैनी का कौन सा किरदार सबसे पसंद है जिसे आप अभी तक नहीं भूल पाए हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे फिर किसी फिल्मी सितारे की बायोग्राफी लेकर। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखें और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। धन्यवाद।